ओके, तो हम लोग इस बैच में क्या कर रहे थे कि ये हमने डिस्कस किया था, बाकी जो PYQ आप सॉल्व करो, इसके थ्योरीज कंप्लीट कर लिए थे और 2-3 क्लास हमने डाउट भी डिस्कस किया था इसका। अभी जो और डाउट्स हैं 6 to 7 हम लोग डाउट डिस्कस करिए, उसमें कीजिए। या संडे अभी है ना, इस संडे क्लास नहीं हुई है, नेक्स्ट संडे से फिर क्लास होगी, तो संडे से डाउट क्लास ही रहता है 4-5 घंटे का, तो वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी ये थ्योरी करा देता हूँ इसका, है ना, कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर उसमें मोमेंट्स, कोरिलेशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एंड देन बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर उसका मार्जिनल, कंडीशनल। से एक बार थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। सो देखो, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है ना, ये भी तो आप सब लोग बाइनोमियल थ्योरम जानते हो। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, कोई बताओ मुझे, कोई भी। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? सबको पता है, आप सबने पढ़ा है लोअर क्लास में बाइनोमियल। यस यस, जैसे आप जानते होंगे कि a + b की पावर n, इसको कैसे ओपन करते हैं? Summation r is from 0 to n a raised to r b raised to n minus r. बस इतना ही। NCR. हाँ ठीक है, NCR p⁻r 1 - p, मतलब सॉरी, तो यहाँ पे मैं p क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे ab के टर्म में लिख रहे हैं ना हम लोग, तो मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम से बना है, मैं ये बताना चाहता हूँ। ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइनोमियल थ्योरम से बना है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल थ्योरम से बना है। वो सब थ्योरम लिख के दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बना है एक्चुअली। तो अभी यहाँ पे a की पावर r, b की पावर n माइनस r, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने ये पढ़ा हो a की पावर n माइनस r, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम फॉर्मूला है। अगर आप a की पावर n माइनस r, b की पावर r देखोगे तब भी सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक, क्योंकि वो NCR माइनस r सेम होता है, इसीलिए, क्योंकि पहले टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज फाइन एक्चुअली। तो यहां से आप क्या करते हो कि अगर इसी को मैं लिखूं q + p, है ना, इसकी पावर, या p + q इसकी पावर, क्या लिखो यहाँ पे n, तो आपको पता है p + q क्यों लिख रहा हूं, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, राइट। तो इसी फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड करूं मैं, तो NCR p की पावर r, q की पावर n माइनस r, r फ्रॉम 0 to n, और ये समेशन किसके इक्वल होता है, p + q किसके इक्वल रहता है, 1 के। तो ये 1 होता है, ये 1 क्यों होता है आपको समझ आ रहा है ना, 1 क्यों होता है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली समेशन प्रोबेबिलिटी x = r, r फ्रॉम 0 to n, और ये PMF है, तो ये वाला आपका 1 होता है, क्योंकि वो p + q 1 है वहां पे। तो यहां से आप क्या देखते हो कि जो PMF है, PMF ऑफ बाइनोमियल n, p इज, ये जो मैंने लिखा यही तो है, ठीक है। तो दिस टर्म इज दिस ओनली। तो यहां से आपके पास जो है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r, और आपको r नहीं लिखना हो, स्मॉल x लिखना हो, दैट्स फाइन। तो आप चाहो तो यहाँ पे x के लिए लिख लो, है ना, दिस इज स्मॉल x, दिस इज स्मॉल x, नो प्रॉब्लम, स्मॉल x, तो ये स्मॉल x कर लो, तो वही चीज है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल x के लिए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी आप r की जगह स्मॉल x कर लो, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ऐसा लिख लो, स्मॉल x कोई नंबर है ना, इस तरीके से। तो यहां से ये हो जाएगा कि NCX, दिस वैल्यू इज दिस, p⁻x, q⁻n-x, यही PMF है बाइनोमियल का, जहां x की वैल्यू होती है 0, 1, 2 डॉट 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 अप टू n। ओके, अच्छा आगे आओ। नेक्स्ट, अच्छा इसको थोड़ा मैं ओपन करके अगर लिखता तो ये क्या था एक्चुअली, अगर मैं इसको ठीक से ओपन करता, NCX को ओपन करता, क्या था ये, समेशन x फ्रॉम, ये x कर रखा है इसको मैंने, तो x फ्रॉम 0 to n, n फैक्टोरियल
x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x 1 माइनस p विच इज q की पावर n माइनस x। ये तो है ना, ये चीज सेम। जस्ट मैंने NCR जो है NCX है उसको ओपन किया। फाइन, नाउ यू सी, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। यू ऑलरेडी नो बाइनोमियल थ्योरम, यू ऑलरेडी नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बस मैं रिलेट कर रहा हूं कि हाउ बाइनोमियल थ्योरम रिलेटेड विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से ही बना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इस तरीके से। ओके, जैसे हमने अभी इंटीग्रल में देखा था कि जो बीटा इंटीग्रल है उससे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बना है, गामा इंटीग्रल से गामा डिस्ट्रीब्यूशन बना है, इस तरीके से। तो ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने ए बी लिखा था, a प्लस बी प्लस सी इसकी पावर n, इस फॉर्मूले का नाम है ट्राइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मल्टी मतलब मेनी, तो मल्टी में 2 भी आ जाता है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्राइनोमियल थ्योरम। तो इसका एक्सपेंशन बताओ मुझे कोई आप में से, कोई भी ट्राई करो। कोशिश करो, गलत बताओ कोई बात नहीं, ट्राई करो लेकिन। किसी को नहीं पता, ऐसा तो नहीं होगा। बोलो भाई कोई भी, हाउ टू एक्सपैंड दिस। अरे भैया जैसे तुमने ये एक्सपैंड किया, ये तुम लोग भी बताया ना कि a प्लस बी की पावर n, इसी को मैं ठीक से लिखता तो यही तो बोला है सिलेबस में कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं जनरलाइज तो कर रहा हूं मैं कि बाइनोमियल था, ट्राई किया, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या था, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल a की पावर x b की पावर n माइनस x, और यहाँ समेशन था x फ्रॉम 0 to n। तो इसी तरीके से वो भी आएगा, तुम ट्राई करके देखो, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करो, कोई भी ट्राई करो, गलत बताओ लेकिन ट्राई करो। सर इसमें b प्लस c को एक टर्म ले लीजिए और फिर a को एक ले लीजिए। हाँ तो वो प्रूफ हो गया, मैं प्रूफ नहीं जानना चाह रहा, वो आ जाएगा उससे भी। मैं जान रहा हूँ आंसर क्या आएगा फाइनल, तुम सही बता रहे हो, लेकिन फाइनल क्या आएगा वो तो ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ a प्लस बी प्लस सी जेड तक का, तो तुम कितने साल में इसको एक्सपैंड करोगे उस तरीके से। अब तो कहोगे b से z तक को एक ले लीजिए, फिर बाद में c से z को एक दे दो, तुम्हें 10 साल लगेंगे इसको एक्सपैंड करने में। ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है, यही रिसर्च प्रॉब्लम होती है। जैसे फर्स्ट टाइम जैसे तुम्हारे पास अभी चैलेंज, तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या होगा, तो यही चीजें जब किसी ने बाइनोमियल दिया होगा तो रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं। किसी ने कोई नई थ्योरी दी, हम सोचते हैं उसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वही जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं मेरे या किसी के भी, उसमें वही नई चीजें हैं। जो पीएचडी जो भी कर रहा है कुछ ना कुछ नया करता है वो, तो ये ऐसे ही काम होता है। जैसे अभी आपने सोचा अच्छा ए बी प्लस सी को मान लेते हैं, तो जब मान लो दुनिया में इसका फॉर्मूला नहीं रहा होगा, तो कोई ऐसा पहला इंसान रहा होगा जिसने यही सोचा होगा, फिर एक्सपैंड किया, उसने पेपर लिखे होंगे, फिर वो जर्नल्स में बुक्स में पब्लिश हुई होंगी, फिर दुनिया पढ़ा होगा। तो अब हम क्यों उसको फिर प्रूफ वापस करने जाएंगे, कर सकते हैं जानकारी के लिए, अभी मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई नया प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है मार्केट में, यही आपको जानना है कि वो सोल्यूशन क्या है। मतलब इसका एक्सपेंशन ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, कोई ना कोई पहला पर्सन होगा जिसने एक्सपैंड किया होगा, इसका भी है। तो वो भी जानते हो क्या है, क्वेश्चन ये है। हाँ हाँ वही वही मल्टीनोमियल का स्पेशल केस है ना ये। तो ये जैसे मान लो n फैक्टोरियल, चलो अब ऐसे लिखता हूँ x1 फैक्टोरियल, तो समेशन तो आएगा ही, तो अभी ऐसा होगा देखो, समेशन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल ये चलेगा, और कहां तक आएगा एक्चुअली, तो तुमने यहां ध्यान देखो, अब तुम्हें समझना है कैसे तुम्हें डिसाइड करना है। x0 to n था ना,
तो यहाँ पे दो तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको, मैं दो तरीके से लिख के दिखाता हूं, देखो। सो इसको मैं लिखूंगा, अभी मैं इतना ही छोड़ दूं, या तो x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल। तुम उससे रिलेट करो बाइनोमियल से, ये सिर्फ x था तो n माइनस x भी आया था, अब x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 आ रहा है। a की पावर x1, b की पावर x2 और c की पावर n minus x1 minus x2। यस, ये हो गया। अब यहाँ पे तुम चाहो तो दो बार समेशन यूज करो, मैं दो वेरिएबल यूज किया, दो समेशन यूज करो, दो वेरिएबल है इसीलिए। अब ये समेशन किस पे है, तो ये x1 होगा, यहाँ x2 होगा, लेकिन जो भी होगा मैं x1 प्लस x2 मिला के लेस देन इक्वल टू n होगा। x1 की वैल्यू 0 से n हो सकती है, x2 भी 0 से n हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू n है। तो फिर से बाइनोमियल वाला याद करो, देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा था x 0 से n, ये भी लिख सकता था x लेस देन इक्वल टू n, बात बराबर है ना। x 0 से n लिखा ना मैंने, तो मैं लिख सकता था x लेस देन इक्वल टू n, दैट सेम थिंग। चलो मोर देन इक्वल टू 0 लगा लो, तो यहाँ भी वही करूंगा मैं कि x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n, वही चीज है कि लाइक x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n, इन दोनों समेशन पे ये कंडीशन लगा हुआ है कि x1 x2 0 से n तो होगा, बट अंडर द कंडीशन कि x1 प्लस x2 ऑल्सो बिटवीन 0 टू n। अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये पीएमएफ है ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं थोड़ा सा आगे आता हूं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा p1 प्लस p2 प्लस p3, इसका पावर n कितना आएगा जी, ओपन करो सेम तरीके से। तो क्या करूंगा, तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये भी क्या ही डिफरेंस आएगा, डबल समेशन n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, p3 की पावर n माइनस x1 माइनस x2, तीन समेशन। अच्छा यहाँ पे दो मैं वेरिएबल दो ही यूज कर रहा हूँ x1 x2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 की वैल्यू 0 से n तक हो सकती है, x2 की वैल्यू 0 से n तक, बट सेम थिंग x1 प्लस x2 हैज टू बी बिटवीन 0 टू 1, 0 टू n। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, दिस थिंग इज, सो दिस इज नथिंग बट, ये जो मैंने लिखे है ना, इक्वल टू दिस इज प्रोबेबिलिटी, मतलब डबल समेशन के साथ। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूंगा, जैसे तुम जानते हो पिछले वाले में तुम केस में क्या देखे थे यहाँ पे कि p प्लस क्यू 1 होता है, तो मैं ऐसा बोलूं p को p1 बोलूं और q को p2 बोलूं, ठीक है। तो p1 p2 में क्या रिलेशन है कि p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 1, यही है ना, p प्लस q1 का मतलब क्या, यही चीज है। तो p q बोलने के बजाय p1 p2 बोलो चाहो तो p2 इज व्हाट, आर यू गेटिंग पॉइंट। विजुअलाइज कर रहा हूं इसी को, तो तुम खुद भी कर सकते हो कि p प्लस क्यू 1 होता है, तो p प्लस क्यू बोलने के बजाय मैं p1 प्लस p2 बोल रहा हूं, ये वही p1 प्लस p2 है जो यहाँ लिखा हुआ था मैंने, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू मतलब p1 प्लस p2, सेम थिंग वहां पे है, देखो ध्यान से। तो यहाँ भी p1 प्लस p2 प्लस p3 में 1 लूंगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 1 है, तो ये टोटल समेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने इसको 1 लिया है, जैसे वहां p प्लस क्यू 1 होता है बाइनोमियल में, सेम तरीके से। तो दिस एक्सप्रेशन इज प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, यहाँ पे भी ऐसे ही है, x1 प्लस x2 बिटवीन 0 एंड n, सेम थिंग। तो यहां से तुम्हें क्या बताने की कोशिश की है, तो मैं ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताने की कोशिश किया। देखो तो जैसे तुम जानते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई रैंडम वेरिएबल एक x1 है दैट हैज बाइनोमियल n, p, या लेट्स से आपके समझ के लिए मैं p1 यूज कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x, लेट्स से x1 यूज करता हूं मैं, तो आप जानते हो क्या होता है n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल
n माइनस x1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n नंबर ऑफ ट्रायल है, सेम मीनिंग होगी, n नंबर ऑफ ट्रायल, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल p इन वन ट्रायल, और x1 रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट द सक्सेस। तो यहाँ मैं सक्सेस को कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3। बाइनोमियल में हर ट्रायल के पास दो ऑप्शन है, क्या, सक्सेस या फेलियर। ट्राइनोमियल में हर ट्रायल के पास तीन ऑप्शन है। बाइनोमियल में एवरी ट्रायल हैज टू चॉइस, सक्सेस और फेलियर। ट्राइनोमियल में एवरी ट्रायल हैज थ्री चॉइस, सक्सेस 1, सक्सेस 2, फेलियर। समझ आ रहा है, मैं सक्सेस को कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। सो P1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1, P2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2, P3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो तुम्हारा Q था यहाँ पे। तो दैट P2 बाइनोमियल क्या है, P1 P2, P2 इज 1 माइनस P1। तो P1 क्या है, मतलब P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। Q क्या होता है, मतलब P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। तो वहाँ सक्सेस फेलियर है। अब मेरे पास ट्राइनोमियल में क्या होगा, सक्सेस 1, सक्सेस 2, फेलियर। मान लो मल्टीनोमियल है, 100 रैंडम वेरिएबल है, तो वहां क्या होगा, तो वैसे ही सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 99 सक्सेस, और लास्ट वाला फेलियर। एनीवे देखो, तो ये बाइनोमियल का पीएमएफ है, P1 की पावर x1, P2 की पावर n माइनस x1। तो दिस P2 इज नथिंग बट द 1 माइनस P1। तो इसको मैं ठीक से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल n माइनस x1 फैक्टोरियल P1 की पावर x1, 1 माइनस P1 की पावर n माइनस x1। और यहाँ पे क्या होता है, x1 जो है सपोर्ट क्या है इसका, व्हाट इज सपोर्ट, सो द सपोर्ट इज x1 मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। मतलब ये इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू होंगी 0 to n होंगी। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। बाइनोमियल तुम्हें देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, ये वही है, अलग क्या है, जो पहले तुम लिखते थे है वही, बस चूंकि मैं जनरलाइज कर रहा हूं तो ये वही है, NC(x1) P1 की पावर x1, 1 माइनस P1 की पावर n माइनस x1 है, सेम ही चीज, तुम देख लो एक बारी। ओके, अब मुझे क्या डिफाइन करना, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अरे चैट में कम देखता हूं तो मुझे याद दिला देना, चैट में अगर कोई कुछ लिख रहे हो तो ठीक है। तो देखो, सो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा, x1, x2 हैज, यहां बाइनोमियल लिखा हुआ है n, P1। बाइनोमियल तो दो चॉइस, हर ट्रायल हैज, एवरी ट्रायल हैज टू चॉइस, सक्सेस और फेलियर। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब यहां पे पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, बोलो। n, P1, P2। हाँ, जैसे यहां पे था x हैज बाइनोमियल n, P1 है ना, तो पूरा बाइनोमियल लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। बाइनोमियल n, P1 था। अब मेरे पास है ट्राइनोमियल, तो यहां होगा n, P1, P2। पीएमएफ क्या होगा इसका, तो अब ज्वाइंट होगा, दो हो गया ना, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1, x2 इज प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2। तो आपको पहले बता चुका हूं मैं, ये क्या होगा, देख लो ध्यान से। जैसे सो ये वाला जो है पीएमएफ है, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग P3, अच्छा जो मैं P3 को क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं P3 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 1 माइनस P1 माइनस P2 से। तो P1 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1, P2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2, P3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इंटरप्रिटेशन, इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, मतलब जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्ड प्रॉब्लम भी बनता है, ठीक है ना, जैसे बाइनोमियल पे बनता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अभी समझ आ जाएगा आपको, इजी है, ठीक है। तो कोई बताओ जिनको समझ आया है, दिस इज अ पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल, सो व्हाट शुड आई राइट एज अ पीएमएफ ऑफ ट्राइनोमियल, कोई ट्राई करो। हाँ, n factorial divided by x1 factorial into x2 factorial into n minus x1 minus x2, p1 to the power x1, p2 to the power x2 and p3 to the power
हाँ, तो उस P3 को हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसी P3 को हम लिखेंगे 1 माइनस P1 माइनस P2 और इसकी पावर n माइनस x1 माइनस x2। अब देखो कुछ बुक में क्या कर रखा होगा, यही चीज आप देखोगे वहां क्या कर रखा होगा उसने कि वो x1 प्लस x2 को n के इक्वल मान लेता है, जो बाइनोमियल में होता है। अगर बाइनोमियल ऐसे लिखूं मैं तो वहां क्या होता है, अगर मैं x1 प्लस x2 इक्वल टू n ले लूं, सो इसी में सोचो व्हेन आई पुट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, तो क्या होगा जरा बताओ, ये रिड्यूस होकर क्या बनेगा, यू पुट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, तो ये रिड्यूस होकर क्या बनेगा, बाइनोमियल बन जाएगा। यस। तो कुछ बुक में ऐसे डिफाइन करता है, तो उसी बाइनोमियल को वो ट्राइनोमियल ना बोल के वो बोलेगा बाइवेरिएट बाइनोमियल है, लेकिन मतलब वो बाइनोमियल को उस तरीके से लिखेगा। तो थोड़ा सा नोटेशन का, जैसे बंसीलाल वाली कोई बुक है, लास्ट बैच में कोई बच्चा बता रहा सर इसमें आपने जैसे बनाया उसमें वैसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं क्या कंज्यूम करके चल रहा हूं, तो मेरा यहाँ सपोर्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो मैं सपोर्ट ले रहा हूं वो ये है x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। अब जो बंसीलाल वाली बुक है उसमें, अगर तुझे लास्ट बैच में कोई बच्चा बताया था मुझे कि सर उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करता है वो फिक्स कर देता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू एग्जैक्टली n। तो अगर एग्जैक्टली n तुमने ले लिया तो फिर वो बाइनोमियल में रिड्यूस हो जाएगी। फिर वो जो मैं अभी लिखूंगा, जो फोर्थ नोमियल लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन में, वो उसका फिर ये बनेगा एक्चुअली। तो मतलब कुछ बुक में अलग अलग तरीके, तुम पढ़ के देखो समझ आएगा, और नहीं समझ आया तो मुझे पूछना है कि ऐसा क्यों लिखा है। तो कुछ बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो जो मैं लेके चल रहा हूँ तो वहां क्या कर रखा होगा उसने, P1 P2 P3 लिख रखा होगा, और यहाँ x1 x2 x3 लिख रखा होगा। कुछ बुक की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा मैं इसी को मैं खुद ही लिख के बता देता हूँ जैसे वो लिख रखा होगा। तो कुछ बुक में कैसे लिखेगा इसको, उसको ये लोग ट्राइनोमियल को ऐसे लिखेंगे, देखो तो इसी को कुछ बुक में लिख रखा होगा कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, x3 इज इक्वल टू x3, और उसको ऐसे लिखेंगे वो लोग कि n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, n माइनस x, नहीं, इसको वो लिखेंगे x3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, p3 की पावर x3, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ उनका सपोर्ट क्या है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ क्या सपोर्ट ले रखा है, यहाँ सपोर्ट है इसका कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज एग्जैक्टली n, ठीक है, एंड p1 प्लस p2 प्लस p3 इज एग्जैक्टली 1। तो दोनों सेम चीज नहीं है, देख लो आप, मैं कह रहा हूं कुछ बुक में ऐसे लिखा होगा, तो सेम ही चीज तो है। इसके जगह मैंने x3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो कंडीशन लिया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज n, तो यहाँ से x3 निकाल लो, क्या होगा n माइनस, वही चीज है। p1 प्लस p2 प्लस p3 इज 1 है, तो मैंने उसके जगह क्या लिखा है, p3 की जगह, बस सेम चीज है, प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ बुक में ऐसा पीएमएफ लिखेगा, कुछ बुक में ऐसा पीएमएफ लिखेगा, कोई अलग नहीं है। तुम ध्यान से देखना, यहाँ सपोर्ट जो मेरा हमने जो पहले लिखे हैं उसमें मेरा सपोर्ट ये है, और नोट ये करो कि मैंने एग्जैक्टली n नहीं लिया है ना, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एग्जैक्टली n नहीं है, लेस देन इक्वल टू n है। इंडिविजुअली x1 0 से n हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस यही है, किसी को क्वेरी है तो पूछो, अगर डाउट है इसमें तो पूछो आप। ये और ये सेम पीडीएफ है। तो यहाँ x3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेलियर को, और यहाँ x1 x2 है, तो बाय डिफॉल्ट जो दोनों में से नहीं है तो तीसरा फेलियर ही है, तो इट्स ऑब्वियस। तो अभी जैसे जैम अभी इसी साल जैम 2023 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो है ना, इसी पे मतलब इस पे 2023 जैम में इस ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आया है क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो डाउट है, ठीक है ना, मतलब तो मैं क्या लिख रहा हूं अभी, मैं डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़े, इसी तरीके से मैं अगर आगे थोड़ा बढ़ूं, सो ट्राई था, अब मैं क्या लिखूं, फोर्थ नोमियल, तो मैं अपने समझ के लिख देता हूं। सो मल्टीनोमियल है ना, सो मान लो 4 नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां मैं ऐसा लिखूंगा कि जो रैंडम वेरिएबल है x1 x2 x3 इट हैज, मतलब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बस मल्टी को यहाँ 4 रखा हूं, बाइनोमियल में मल्टी 2 है, ट्राइनोमियल में मल्टी के प्लेस पे 3 है। अब ये फोर्थ नोमियल लिख रहा हूं मैं, मतलब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां मल्टी के प्लेस पे 4 है, ठीक है ना।
तो इसमें 3 रैंडम वेरिएबल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अच्छा जी मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ये मैच करना चाहते हैं, यहाँ ट्राइनोमियल है तो यहाँ 3 रैंडम वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में भी ठीक है। जैसे बाइनोमियल में 2 रैंडम वेरिएबल थोड़ी है, वहाँ तो एक ही है ना, बना सकते हो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नंबर ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ फेलियर मिलके हमेशा n होगा। तो जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था वो स्टोरी ये है कि अगर मैं बाइनोमियल में वही एक्सपेरिमेंट करूँ, अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल में करता हूँ तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1 एंड x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल और p1 की पावर x1 p2 की पावर x2। ओके, इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि x1 प्लस x2 हैज टू बी n, मैंने पहले वैसा नहीं बोला है, ठीक है ना, यहाँ हैज टू बी इक्वल टू n एंड p1 प्लस p2 हैज टू बी 1, वहां हमने वैसा लिख दो, सेम नहीं है दोनों, ठीक है ना। तो बाइनोमियल को अब है ना बाई, हाँ सर यहाँ पे x2 जो है वो फेलियर को डिनोट कर रहे हैं। जी जी जी, तो बाई डिफॉल्ट है ना, जब आपने 10 बार ट्राई किया और आप निकालते हो क्या प्रोबेबिलिटी मुझे 4 बार सक्सेस मिलेगी, तो इनडायरेक्टली आप फाइंड कर रहे हो कि 4 बार सक्सेस एंड 6 बार फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी, ये तो फाइंड करो इनडायरेक्टली आप, क्योंकि 4 टाइम सक्सेस आने का मतलब क्या है, 6 टाइम फेलियर आया होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि 10 टाइम ट्राई किया हमने, तो वही चीज है यहाँ पे। सर तो फोर नोमियल में वहाँ पे 2 फेलियर्स हो गए क्या? नहीं 4 नोमियल में क्या है, x1 x2 x3, यहाँ 3 रैंडम वेरिएबल, इसका नोटेशन क्या होगा, तो मैं अभी मल्टीनोमियल में लिख देता हूँ, मल्टीनोमियल, तो नोटेशन n p1 p2 p3। अब इसका pmf क्या होगा देखो, तो जो ज्वाइंट pmf बनेगा x1 इज इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3 इज इक्वल टू x3। कोई बताओ जी जिनको समझ आया, क्या लिखूं मैं, pmf जी x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, हाँ 3 भी है, ठीक है, हाँ n माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 फैक्टोरियल, जी p1 की पावर x1 p2 की पावर x2 p3 की पावर x3 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस p3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है सपोर्ट, यहाँ पे वेयर कि x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू n मोर देन इक्वल टू 0, ये सपोर्ट है इसका। अब इसी को फिर से मैं वही कर रहा हूँ कि कुछ बुक में क्या करेंगे, अभी देखो इसी में आप देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 को मैं n रख दूं, तो आप देखो ये वाला pmf रिड्यूस होके ये बन जाएगा, है ना, मतलब जो नीचे लिखा था, तो उस तरह के रिड्यूस होके वैसा आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, देख लो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 एग्जैक्टली इक्वल टू n हो जाए, ये तो 0 फैक्टोरियल हो गया, 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल, तो उस केस में p1 प्लस p2 प्लस p3 भी 1 हो जाएगी। ओके अच्छा, तो मैं थोड़े से बैकग्राउंड में आता हूँ, बैकग्राउंड में आने का मतलब ये मैं सिखा रहा था आपको ये, तो इसी चीज को मैं अगर चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x1 x2 x3, तो वैसा सेम ही आता है ना, x1 x2 x3 वैसा कर दो, नो प्रॉब्लम, ओके है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आएगा, है ना। तो कोई भी बुक में जहाँ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बुक में, अभी क्लास के बाद आप एक बार रीड करो, उसके एग्जांपल्स करो, समझ ना आए तो पूछना, तो अभी मैं तो ये बस, तो अब सीधा आता हूं मैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ क्या है, तो मैं जनरलाइज कर रहा था अभी कि आपको दिखे कि बाइनोमियल से मल्टीनोमियल तक आया कैसे। सो x1 x2, अब यहाँ मल्टीनोमियल है, तो यहाँ मल्टीनोमियल का मतलब मैं, है ना, इसलिए मैं n फिक्स करके रखता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं n नोमियल बोलूंगा, n नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा ना बाइनोमियल मतलब 2 नोमियल, ट्राइनोमियल 3 नोमियल, क्वाड्रिनोमियल या 4 नोमियल, तो मैं इसको n नोमियल बोल रहा हूँ,
मतलब यहाँ पे मैं कितने रैंडम वेरिएबल लूंगा जी बताओ, ध्यान से देखो, जब 4 नोमियल था कितने रैंडम वेरिएबल लिया था मैंने, सर यहाँ n-1 ठीक है ना, तो मैं यहाँ n-1 तक लूंगा। जब n नोमियल है तो n-1 तक ही होगा, क्योंकि जो nवा है ना वो फेलियर है। जैसे बाइनोमियल में तो एक ही रैंडम वेरिएबल है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग पढ़े हो बचपन से, उसमें एक ही रैंडम वेरिएबल होता है, तो वहाँ P1 और P2 आता है, मतलब P और Q आता है। तो जो वहाँ x2 है बाइनोमियल में, जो दूसरा वाला रैंडम वेरिएबल है वो फेलियर है एक्चुअली, बाइनोमियल ना, 2 नोमियल है, तो एक सक्सेस है एक फेलियर है। तो वैसे यहाँ n नोमियल है, तो यहाँ हम n-1 रैंडम वेरिएबल लेंगे, जो nवा है वो फेलियर है एक्चुअली। तो n-1 क्या है, x1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस 1, x2 नंबर ऑफ सक्सेस 2, n3 नंबर ऑफ x3 नंबर ऑफ सक्सेस 3 एंड सो ऑन। जो n-1th रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ सक्सेस n-1 इज सक्सेस, और जो बचेगा लास्ट में n है टोटल सम उसका, क्योंकि n ट्रायल्स है टोटल, यहाँ n वही है टोटल ट्रायल्स, तो जो ट्रायल्स बच गए उसमें मतलब फेलियर आया इस तरीके से। सो x(n-1) and this has distribution mn लिख देता हूँ शॉर्ट में, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n पैरामीटर वैसे ही चलेगा, p1 p2 डॉट 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 pn-1। तो ये तो हो गया नोटेशन। इसका pmf क्या है, ज्वाइंट pmf, जिनको समझ आया तो नोटबुक पहले लिख लो फिर मुझे बताना। तो यहां से आएगा n-1 स्मॉल x n-1, ठीक है। बताओ जी इसका पीएमएफ क्या होना चाहिए मल्टीनोमियल का, जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x1 factorial, x2 factorial, dot dot dot, xn-1 factorial, into n minus x1 minus x2 minus x3 dot 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 xn-1, p1 to the power xn, p to the power x3 dot 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 pn-1 to the power xn-1, 1 minus p1 minus p plus 1 power n minus 1 n minus x1 minus x2 dot 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 xn-1। ठीक है। तो देखो n माइनस x1 माइनस x2 xn-1, तो ये आपका पीएमएफ आया मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका नोटेशन क्या है, कुछ बुक में आप नोटेशन भी देखेंगे ऐसा लिखता है n x1 x2 अप टू xn-1, ये इसका नोटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो। तो कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा ये नोटेशन, ये सेम थिंग एंड रेस्ट थिंग दे राइट द सेम, so you may write this way also, no problem। तो इसको ऐसा लिखते हैं NCX है ना, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, where x1 plus x2 up to xn-1 sum is less than equal to n। अगेन मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, इन सम बुक यू विल फाइंड कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस दे विल राइट xn, इसकी जगह xn लिखेगा, या तो ऐसा बोल दो कि मैं हाँ xn लिख दो, चलो इसको xn लिख दो, तो यहाँ ये pn हो जाएगा, तो ये पावर xn हो जाएगा, तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके समझने के लिए, देखो ओके जी। तो मैं कहां से स्टार्ट किया, बाइनोमियल से, एंड जनरलाइज किया, दिस वाज बाइनोमियल, फिर इसको जनरलाइज किया तो ट्राइनोमियल बना रहा था मैं। अच्छा, तो इससे पहले मैं अगर आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द फॉर्मूला x1, नहीं व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट्स से क्या नोटेशन लिखूं मैं कि चलो p1 प्लस p2 अप टू pn, इसकी पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, मैं पूछना ये चाह रहा हूं आप लोगों से, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका इस जो अभी लिख रहा हूं इसका नाम है मल्टीनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल थ्योरम को जनरलाइज करके बनाया गया मल्टीनोमियल थ्योरम, जिससे बनेगा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे अभी आपने देखा है उसी तरीके से आप बता सकते हो आप लोग
बताओ जी कोई, इसको ओपन करके क्या लिखूं मैं, बोलो, कोई भी ट्राई करो ना, जिसको समझ आया ट्राई करो, बताओ। NCP1 नहीं नहीं, NCP1 नहीं, हाँ PMF और फुल क्या समेशन n minus 1 तक गया। हाँ ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिख सकता हूं मैं। तो मान लो समेशन ओवर x1 समेशन ओवर xn, अभी n टाइम समेशन लगा रहा हूं मैं अभी के लिए, ठीक। तो होगा क्या, तो यहां से n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल xn फैक्टोरियल, अभी मैं n वेरिएबल ले रहा हूं, नो प्रॉब्लम, एंड दिस विल गिव यू p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, pn की पावर xn। तो यहां पे क्या चल रहा है, स्टोरी ये है कि जितने xi है वेयर x1 से लेके xn तक का एग्जैक्टली सम n है। क्योंकि मैं pmf नहीं लिख रहा हूं इसलिए सम 1 नहीं ले रहा मैं अभी, ठीक है ना। अगर 1 लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होगा क्या, इसी को मैं अगर रिड्यूस कर दूं इसी फॉर्मूले को, तो मैं n समेशन लिखने के बजाय मैं n-1 समेशन लिखूंगा। तो अब कैसा रिड्यूस होगा ये, n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल xn-1 फैक्टोरियल। इंस्टेड ऑफ दिस xn फैक्टोरियल हम यहां से xn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो xn की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वही बनेगी n-x1 x2 xn-1, सेम चीज है, फैक्टोरियल। एंड सिमिलर वे p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, pn-1 की पावर xn-1 है ना। इसके पहले ऑब्वियसली pn-1 भी है ना, यहाँ ऑब्वियसली इसके पहले xn-1 भी है, कोई दिक्कत हो रही है ना। इसके पहले xn-1 भी है, बीच में डॉट 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 है। ओके तो यहां भी क्या है, pn ही लिखता हूं मैं, pn फिर हो जाएगा वही n-x1 x2 xn-1। चूंकि हम अभी जनरल ये जो थ्योरम है प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी में लाने के लिए मुझे इसको सम, क्योंकि आपको पता है कि सम टोटल सम जो पीएमएफ का होता है 1 होता है, तो दिस सीरीज शुड गिव यू सम 1। तो ऐसा कब होगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी में क्या होता है कि जब, तो यहां पे हो क्या रहा है, ओके तो हेयर, तो यहां पे हो रहा है कि वेयर x1 से लेके xn-1 दिस इज लेस देन इक्वल टू n। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि क्या हो रहा है, क्यों लेस देन इक्वल टू हो गया है ना, इस तरीके से। इसी को मैं फर्दर रिड्यूस करूंगा तो क्या होगा, सेम थिंग, जस्ट लास्ट में समझो। सो अब मैं क्या ले रहा हूं, वेयर पहली बात P1 से लेके जो Pn-1 है, या उसको 1 रख दो है ना, P1 से Pn तक 1 हो गया। तो यहां से जो Pn की वैल्यू है तुम अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगी, अगर Pn की वैल्यू निकालो 1 माइनस, तो यही चीज Pn की जगह मैं क्या करूंगा, तो इस वाले Pn की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस P1 माइनस P2 माइनस Pn-1 अपॉन n माइनस x1 माइनस xn-1। अभी भी जिनको डाउट है देख लो एक बार, एक ही चीज को मैंने 3 अलग तरीके से लिखे हैं। सो एक ही चीज है, जस्ट 3 डिफरेंट वे में लिखा है मैंने बस। ओके इसको समझने के मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, दिखाना है, देख लो एक बार। अभी जिनको मैं इसकी बात कर रहा था, ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। ओके नाउ देखो,
अच्छा इंटरप्रिटेशन वाला लिखो तो इंटरप्रिटेशन में क्या है कि लेट n बी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो जो x1 में लिख रहा हूं नंबर ऑफ सक्सेस 1, सक्सेस टाइप 1 है ना, फिर जो x2 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा नंबर ऑफ सक्सेस 2 एंड सो ऑन, जो xn-1 है दिस इज नंबर ऑफ सक्सेस n। तो ऑब्वियसली जो n1 रैंडम वेरिएबल जो लिख नहीं रहा हूं मैं वो नंबर ऑफ फेलियर होगा ऑब्वियसली। तो उस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है x1 x2 xn-1 it will form multinomial distribution with parameter n comma p1 comma p2 up to pn-1, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। सो p1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 इन ईच ट्रायल, तो वेयर स्मॉल p1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 इन ईच ट्रायल, इन वन ट्रायल। जैसे आप वहां जानते हो स्मॉल p इज नंबर ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, स्मॉल q विच इज 1 माइनस p इज द नंबर ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। तो सेम थिंग यहाँ पे है, p2 जो होगा सेम थिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 इन ईच ट्रायल p2 हो गया, एंड वैसे ही p3 लिखोगे सेम थिंग। तो इन द सिमिलर वे इट विल बी गोइंग pn-1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस n-1 इन ईच ट्रायल। सर जी सर यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस n-1 होगा ना, नंबर ऑफ सक्सेस, इधर से फर्स्ट। जी जी जी, अच्छा हाँ, यहाँ पे सक्सेस नंबर n-1, हाँ। तो ऑब्वियसली कि 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस pn-1 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, yes, so this is probability of failure in each trial, probability of failure in each trial, okay। तो अभी क्या है मेरे पास कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में each trial has two outcomes, success और failure। trinomial distribution every outcome has three choice, three possibilities, या बोलो क्या बोलते हो आप लोग, each trial has two possibilities है ना, each trial has three possibilities, success 1 success 2 failure। in multinomial distribution each trial has n possibilities, ठीक, क्या क्या है, success 1 success 2 success 3 up to success n-1 and the last one is failure। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करो p1 plus p2 plus pn-1 up to this तो it will give you 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, p plus q 1 होता है ना। तो वैसे ये q है, यहाँ पे मल्टीनोमियल में q का मतलब ये है, दिस इज योर q इन केस ऑफ मल्टीनोमियल। तो लाइक मैं कुछ नोटेशंस यूज करूंगा, जैसे अगर मैं q1 लिख रहा हूं मान लो, है ना, तो जैसे q1 का मतलब ठीक है, q1 इज 1 माइनस p1 इट्स ओके, q2 इज 1 माइनस p2, ठीक है ना, qn-1 इज 1 माइनस pn-1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट अगर मैं q लिखता हूँ, जस्ट q लिख रहा हूँ ना, सो जस्ट q इज एक्चुअली दिस। तो अगर आप जस्ट q नोटेशन यूज करूंगा मैं, सो जस्ट q इज दिस 1 माइनस p1 माइनस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, देयर आर n-1 टाइप ऑफ सक्सेस हियर एंड दिस इज अ फेलियर। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखो डिसाइड करो, किसी को डाउट है देख नोट कर लो, इसको समझ लो, और अगर इसमें डाउट है तो पूछो। थोड़े जोर से बोलो, जोर से। हाँ, आई विल कम टू दैट पॉइंट, अभी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहे हैं, कम टू दैट पॉइंट, मेन वेरिएंस एंड देन कोवेरिएंस एंड देन जॉइंट, ओके। सो फर्स्ट एक क्वेश्चन लिखो,
a box contains 10 balls in which 5 are red, 4 या 3 are blue and 2 are रेड ब्लू व्हाइट बोल दो, व्हाइट, ठीक। 10 होगा टोटल। सो वी ड्रॉ 4 balls at random from the box. So find the probability of getting, ठीक है ना, 2 red and चलो 2 रेड एंड, तो चूंकि मैंने 4 ही बॉल ड्रॉ किए हैं तो चलो 4 की जगह मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे, मान लो, इट्स ओके, हाँ ठीक है। 5 balls, वी ड्रॉ 5 balls, है ना, एट रैंडम एंड 4 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 4 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड 1 ब्लू, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, सही लिखा ना मैंने? तो था व्हाइट, बताओ। देखो 3 क्वेश्चन लिखा है मैंने, आप जरा ट्राई करो। अच्छा, मैं अगर आप चाहो थोड़ा स्टोरी अगर इसके पे और जरा जानना चाहो कि मैं ये जो मैंने लिखा था ना, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्या है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे एक बच्चा ये पूछ रहा था ना कि मीन वेरिएंस, उस पे आते हैं अभी। देखो तो जैसे अगर मैं लिखता हूं, थ्योरम लिख लो, सो लेट x1 x2 xn माइनस 1। तो रिमेंबर, जब मैं मल्टीनोमियल लिख रहा हूं मतलब n नोमियल लिख रहा हूं, लेकिन n नोमियल में रैंडम वेरिएबल n माइनस 1 ही है मेरे पास। सो दिस हैव, यही तो रैंडम वेक्टर है, दिस हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with parameters n, p1, p2 up to pn minus 1, मतलब that is, so that is x1 x2 xn minus 1 is multinomial distribution and p1 p2 pn minus 1, ये मतलब है। देन अभी आपके पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एंड ये ज्वाइंट में जरूरी है वो इंडिपेंडेंट होगा, दे मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट जनरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहली बात मैं आगे पूछूं, ईच xi, x1 का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कुछ पूछना किसी को? सर ये पूछा तो p1 लिखा हुआ है, वो स्मॉल p लिखा हुआ है, कैपिटल p लिखा हुआ है? सब में स्मॉल ही है, ऑल इज स्मॉल। जहां पे लिखा मैंने p सब में स्मॉल ही है। ओके सर। x कैपिटल है, p और n सब स्मॉल है।
तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल है तो इंडिविजुअल मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन x1 का क्या आएगा, बताओ तुम लोगों को। हाँ, तो ये जस्ट एक यूनिवेरिएट बाइनोमियल n कॉमा p1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। वैसे ही x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p2 हो जाएगा, एंड सो ऑन xn-1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा pn-1 हो जाएगा। सो इंडिविजुअली ईच रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर ये ईच इंडिविजुअल का फेलियर का क्या होगा फिर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फेलियर वही जैसे आप सिंगल आप बाइनोमियल एनपी जानते थे, तो फेलियर वहां Q1 हो जाएगा उसका, इसका फेलियर Q2 हो जाएगा, इसका फेलियर Qn-1 हो जाएगा, और Q2 क्या होगा, जैसे यहीं पे मैं अगर बता दूं, जैसे जब x बाइनोमियल np है तो 1 माइनस एक्स सॉरी तो n माइनस एक्स क्या होता था जी, तो n माइनस x1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, है ना, तो n कॉमा Q1 हो जाएगा। जैसे वहां पे थ्योरम था कि x1 बाइनोमियल है तो n माइनस x बाइनोमियल np है तो n माइनस एक्स बाइनोमियल nq हो जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाइनोमियल nq1 हो जाएगा, और Q1 क्या है 1 माइनस P1 या P1 प्लस Q1 बराबर 1, तो इस तरीके से रहेगा। ये तो ठीक है, तो थ्योरम ऑलरेडी जानते हैं सब लोग, तो मैं जस्ट यूज कर रहा हूँ उस तरीके से इसकी। ओके, ऑल्सो दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2, क्या आएगा, बाइनोमियल 2ab, नो। सो द थ्योरम यू आर यूजिंग इज फॉर द इंडिपेंडेंट। अब मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, जैसे ये जो बता रहे हैं वो हमने थ्योरम पहले लिखा था कि इफ x1 is binomial n1 comma p and x2 is binomial n2 comma p, remember where p were common, ठीक है ना, and they are independent, then x1 plus x2 has a distribution, बताओ, n2 प्लस हो जाएगा वो, तो यहां था बाइनोमियल, तो रिमेंबर इट इज इंडिपेंडेंट एंड p आर कॉमन। अगर p डिफरेंट हुआ तो सम विल हैव x1 plus x2 will have some distribution for sure, but that will not be binomial actually. If we take p1 and p2 different, here I take p1, here I take p2, then x1 plus x2 के पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, but that is not binomial, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, जो मैं पीछे लिखा उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ ताकि डिफरेंस समझ आए। इफ x1 comma x2 is ट्राइनोमियल, या इसको मैं मल्टीनोमियल बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ट्राइनोमियल, हाँ, जैसे आप बोलते हो ना बर्नौली इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेम चीज, बाइनोमियल इज अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से। सो ट्राइनोमियल n कॉमा p1 कॉमा p2, तो मैं आपको ये याद दिला रहा था। देन और मैं आपको बता दूं here x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब भी ज्वाइंट दे रखा हो तो यू कैन नॉट क्लेम दे आर इंडिपेंडेंट, दे मे बी और दे मे नॉट बी, बट यू आर नॉट श्योर, यू हैव टू चेक फॉर दैट, है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली, और यहाँ ध्यान रखो p1 p2 डिफरेंट है, n कॉमन है, तो देन हमने अभी लिखा था कि x1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p1 एंड x2 will have distribution binomial n comma p2, and note that, है ना, contrary to the above statement, here n are common, p1 p2 are different। वहां क्या था, n1 n2 are different and p is common here, यहाँ पे n common है, और मैं बोल रहा हूँ they may not be independent, I'm not saying they are independent, ठीक। then मैं पूछ रहा हूँ x1 plus x2 क्या आएगा यहाँ पे,
बाइनोमियल n, p, p2। नहीं, यूनिवेरिएट बाइनोमियल ही होगा n, p1 प्लस p2। हाँ, आप कहना यही चाह रहे थे, ठीक है। ओके, सो x1 प्लस x2 खुद बाइनोमियल होगा, सम है ना, ये अकेला रैंडम वेरिएबल, सिंगल रैंडम वेरिएबल है ये ज्वाइंट है ना, ये तो सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल है। तो सम क्या होगा, n p1 प्लस p2। अब ध्यान रखो, तो ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट है और दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पे p ये जो है ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब है ना, कुछ लोग मन में आ रहा है ऐसा तो नहीं p1 प्लस p2 1 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। आपको याद है ना p1 प्लस p2 प्लस p3 जाके 1 होता था, तो p1 प्लस p2 1 माइनस p3 होगा, जो कि लेस देन 1 ही होगा एक्चुअली। तो ये गारंटी है लेस देन 1 ही होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम में जब यूज करो तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला केस चल रहा है ना। ये नहीं कि हम हर बार वही लगा रहे हैं। यहाँ जैसे अभी कुछ बच्चा सोच रहा था कि 2n लेकिन p1 p2 इक्वल है ही नहीं, तो 2n कैसे कर सकते हैं हम, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ जरूरी क्या है, ट्राइनोमियल हो। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे नॉर्मल मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि x1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, x2 नॉर्मल है, अगर इंडिपेंडेंट है तो सम भी नॉर्मल होगा। मतलब x1 अगर नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर है, x2 μ2 मतलब x2 जो है नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो x1 अगर इंडिपेंडेंट है देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है μ1 प्लस μ2 एंड सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, नॉर्मल में ही हो जाएगा वो। बट इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट देन सम मे नॉट बी नॉर्मल। यहां भी ऐसे ही हो रहा है, अगर यहां मैं n1 p1 n2 p2 कर दूं तो सम इज नॉट बाइनोमियल एक्चुअली, वैसे वहां भी सेम चीज हो रहा है। एंड अगर दे दिया मुझे कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, मतलब बाइवेरिएट नॉर्मल है, अगर मुझे बता दिया कि वो बाइवेरिएट नॉर्मल है, देन वो सम उसका नॉर्मल होगा, इसकी गारंटी है। तो थोड़ा सा डिफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जैसे याद दिलाने के लिए था, तो मैं यहां पे आ रहा हूं। अच्छा, कहां गया, अभी तो क्वेश्चन जब आएगा तब आपको याद आएगा, ठीक है ना। तो इनफैक्ट दिस इज बाइनोमियल n, p1 प्लस p2। इन जनरल आप थोड़ा सा जैसे x1 से लेके मान लो xr तक है, r कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह से। तो ये क्या बनेगा, क्या लिखूं इसको, x1 से xr तक का सम यहाँ पे मल्टीनोमियल में। सर n होगा और p1 जो होगा वो r तक चलेगा, प्लस होगा। हाँ, तो ये आपका पास n है और p1 प्लस p2 यहां से pr तक चलेगा, जहां r चूंकि मैं ले रहा हूं लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। r को n भी ले सकते हो, तो x1 से xn तक का सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरा बस समझाने के लिए था, ये तो आगे हम पढ़ चुके हैं, है ना। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि x1 से लेके xn तक का सम, n तो नहीं है मेरे पास, n-1 है ना, तो यहाँ पे n-1 तक लूंगा क्योंकि मैंने n-1 रैंडमली लिया हुआ है ना। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n और p1 से लेके pn-1 तक। ये थ्योरम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे, वरना सबको प्रूफ कर सकते हो, बहुत इजी है। आप कोई भी बुक उठाओ जिसमें मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो ये थ्योरम होगा और साथ में इसका प्रूफ भी लिखा होगा। प्रूफ आसान है ना, कैसे आसान तो है, मुझे x1 का मार्जिन चाहिए तो मैं बाकी के रेस्पेक्ट में समेशन ले लूंगा, यही ना। तो जैसे हम जानते थे कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम द जॉइंट, तो उस तरीके से। तो ये तो थ्योरम हो गया। किसी को डाउट है बताओ। अब आते हैं थोड़े क्वेश्चन पे, देखो पहले इस क्वेश्चन पे आओ, फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। चलो एक एक करके आंसर बताओ इन 3 क्वेश्चन का। सर फर्स्ट वन इज 0.18, सेकेंड वन का और इस तरह क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, जैम और गेट में आए हैं क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है।
मैं सॉल्व करूं या वेट करूं? और आसान है। देखो 3 कैटेगरी यहाँ पे, रेड है, ब्लू है और व्हाइट है। तो रेड मान लो सक्सेस 1, सक्सेस 2, फेलियर, व्हाइट इज फेलियर, नो प्रॉब्लम। उसके हिसाब से देखो तो मैं पूछूं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सेम है या डिफरेंट है? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पढ़ो, क्या वो सेम क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है? सेम ही है ना। देखो तुम ध्यान से, 2 रेड है 1 ब्लू है, तो मैंने कहा 4 तुम ड्रॉ करो, उसमें 2 रेड 1 ब्लू आए, तो बचे क्या? व्हाइट ही। और तुम्हें 4 ड्रॉ किए तो कितने व्हाइट आएंगे? एक ही व्हाइट आ सकता है, और पॉसिबिलिटी तो है नहीं। और यहाँ मैंने वही बस ऐड कर दिया है। तो 1 2 अलग क्वेश्चन ही है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों, बस तुम्हें समझाने की वजह से लिखा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई कॉइन को टॉस किया 10 बार, मैं तुमसे पूछूं, मैं क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ तुमसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, a coin is tossed 10 times, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 heads। क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 tail, and the third question I will write question number 3 is 4 tail and 6 head। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 2, अच्छा 1 2 3 तो हो गया, चलो इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो 4 5 6 सेम क्वेश्चन है या डिफरेंट क्वेश्चन है? आई मीन विल यू गेट द सेम आंसर फॉर ऑल 3 और डिफरेंट आंसर? निकाल कर देखो जरा। यस, 4 5 6 तीनों एक ही क्वेश्चन है, आंसर कॉमन आएगा। हाँ, तुम खुद सोचो ना, 10 बार टॉस किया तुमने, तो मैं पूछ रहा हूं 6 बार हेड आने की। ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। तो अगर 6 टाइम हेड आया तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली तुम ये कह रहे हो 4 बार टेल भी आया होगा, ऑब्वियसली है। यहाँ पे 4 बार टेल पूछा तो ऑब्वियसली 6 बार हेड आया होगा। यहाँ दोनों पूछ लिया मैंने, 4 टेल एंड 6 हेड आया, वही चीज है। सो ऑल 3 आर सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, आंसर भी सेम ही आएगा। वो अलग बात, तुम रैंडम अलग बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 मैं ले लूं नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, x2 मैं ले लूं नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन्ड, तो मुझे समहाउ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 6 x2 बराबर 4 व्हिच इज सेम एज x1 बराबर 4 x1 बराबर 6 इक्वल टू x2 बराबर, दैट इज सेम थिंग। मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में। सो इफ आई कंसीडर, मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन आगे लिखना चाहिए मुझे, तो इस पे ज्यादा वो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, देख लो फिर भी। सो इफ आई कंसीडर x1 as number of heads, x2 as number of tails, n मुझे पहले पता है n is 10, तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या होगा जी इस क्वेश्चन में 4 5 6 में x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 10,6 बाइनोमियल 10, कितना 1/2 नहीं, x नंबर ऑफ हेड्स पूछ रहा हूं मैं इन 10 टॉसेस। दिस बाइनोमियल 10, 1/2 सेम ही तो है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 6, यहां फाइंड करना है x2 इज इक्वल टू 4, और यहां फाइंड करना है x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 6, एंड दे आर ऑल इक्वल, ऑल 3 आर सेम। 0.205 आ रहा है। मतलब तीनों का सेम ही आएगा ना, पॉइंट ये है। यस सर, सेम आ रहा है। जो भी आंसर आए, लेकिन आंसर सेम आएगा तीनों का, ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, उन तीनों का, अब इसका नहीं, ये 1 2 का सेम आएगा, 3 अलग थोड़ा किया मैंने।
सर फर्स्ट वाला सॉल्व कर दीजिए। हाँ ध्यान से देखिए क्या क्या है इसमें। तो ये 4, 5, 6 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। बाइनोमियल इज ऑल्सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें है ना एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पूछ ले ये पूछ ले ये पूछ ले, सेम चीज है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अ बॉक्स कंटेन 10 balls in which 5 are red। ठीक, वी ड्रॉ 4 balls। हमने कितने बॉल ड्रॉ किए? 4 balls ना। देखो तुम्हारे पास एक बॉक्स है 5, 4 नहीं 5, 3, 2 है ना, तो 5, 3, 2। 5 क्या है? रेड, 3 ब्लू, व्हाइट। हाँ, तुमने कितने बॉल ड्रॉ किए उस बॉक्स से? 4 balls। तो नंबर ऑफ ट्रायल इज 4 एक्चुअली, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायल एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया गया था? यहाँ ड्रॉ किया हमने 4 बार, n इज 4। x1 मैं लिख रहा हूँ, हाँ n equals to 10 नहीं होगा? नहीं 10 नहीं होगा, उसमें 10 बॉल है बॉक्स में और हमने ड्रॉ 4 ही किया है, तो मेरा एक्चुअली जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो 4 ही है। मैं इसमें ही बाइनोमियल बना सकता हूँ, मैं एक केस हटा दूं इसमें से, जैसे यहाँ पे बाइनोमियल आ जाएगा। 3 रेड है ना, तो यहाँ भी 4 ट्रायल है, 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे। n 10 नहीं है, क्योंकि n क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल होता है। तो तुमने एक्सपेरिमेंट है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं टोटल? तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है। x है नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, है ना, इन 4 ड्रॉज, है ना, इन 4 ड्रॉ। 4 बॉल ड्रॉ किए ना, तो 4 में से नंबर ऑफ सक्सेस 1 इन n ट्रायल्स। x2 होगा नंबर ऑफ ब्लू, ठीक है ना। अब x3 तुम चाहो तो y डिफाइन कर लो, तो उस केस में फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। हाँ 4 हो जाएगा। तो मैं नहीं डिफाइन करता हूँ, जिस जो नोटेशन मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैं 2 से ही काम चला लूंगा। सो लाइक x1, x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कितना होगा? सर 10 4। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या ट्राइनोमियल बोल दो। 10 4 क्यों होगा? ये तो समझना है क्या होता था नोटेशन। 2 के लिए क्या लिखते थे हम? हाँ, तो अब x1 मतलब किसके लिए यूज किया? रेड के लिए। तो रेड कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 10। तो 5/10 ना। और ये तो हो गया, चलो तुम्हारा ब्लू के लिए, अभी तो बाकी है ना। तो ये x1 मैंने ब्लू के लिए लिखा था, रेड के लिए लिखा था। दूसरा ब्लू के लिए, ब्लू कितने हैं? 3। कितने में से? 10 में से। देखो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये भी कर सकते हो। 4 5/10 3/10 2/10, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x3 तुम यहाँ डिफाइन कर लो कि नंबर ऑफ व्हाइट, तो भी कोई टेंशन नहीं, आंसर तब भी सेम आएगा। तुम ये लिखो आंसर तब भी सेम आएगा। बट डिफरेंस क्या है? वहां तुमने P1 P2 P3 का सम 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो जो भी आपको बेटर लगता है उसके हिसाब से। इसके हिसाब से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, उसके हिसाब से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। 0.18 आंसर। ओके, आ गया ना। देखो तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें मुझे निकालने हैं प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था तुमसे? देखो ध्यान से, तुमसे पूछा है कि 2 रेड 1 ब्लू चाहिए तुम्हें, तो 2 रेड 1 ब्लू चाहिए। और ये तो ऑब्वियस है ना, अगर तुम जो लोग इस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेड 1 ब्लू। अब तुमने टोटल 4 बॉल ही ड्रॉ किए हैं, तुम कह रहे हो 2 रेड होगा 1 ब्लू होगा, तो टोटल ड्रॉ तुम्हें 4 ही बॉल किए ना, तो ये क्या आएगी? एक ही बचे ना टोटल, तो यही है आंसर, फिर भी वही आएगा। चलो इसको खोलता हूं, देखो इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे लिखोगे तुम n माइनस n क्या है? 4 x1 माइनस x, PMF अगर तुमने लिखा है, देखो PMF मैच करो,
और नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन पूछो, फिर समझ आएगा। तो 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। P1 कितना है 5/10 इसकी पावर 2, 3/10 इसकी पावर 1, बचा क्या 1 माइनस P1 माइनस P2 जो वहां P3 है, एक्चुअली है सेम ही चीज। तो यहाँ 2/10 इसकी पावर 1, यहां भी तुम करोगे तो सेम थिंग, कुछ अलग नहीं है। तो जो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूं वो ये बोल के दिया हूं, है दोनों सेम ही चीज, कुछ अलग नहीं आना, तुम चेक कर लो। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तुम सोच सकते हो ऐसा कि n फैक्टोरियल, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल। छोड़ लेते हैं n माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, कितना आएगा वो? n4 है तुम्हारा, x1 x2 x3, तो n माइनस यहाँ पे कर रहा था ना मैं सेम चीज, तो n माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 फैक्टोरियल कितना आएगा टोटल? हाँ नहीं 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा वो। अगला, क्योंकि मैं x1 x2 x3 लेके कर रहा हूँ, तो n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ 4 के इक्वल हो गया, तो अगला जो भी आएगा वो 0 फैक्टोरियल होगा। लिखने की क्या ही जरूरत है, मतलब थोड़े से प्रैक्टिस करो तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें सेम है। ज्यादातर लोगों को समझ आ ही गया होगा, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, बट उसके लिए तुम्हें समझना है कुछ, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ थोड़े से बुक्स देखना होता है ताकि बुक्स में तुम्हें समझ आए कि वहाँ क्या किया है। हाँ कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो गया कि 5/10 इसकी पावर 2, 3/10 इसकी पावर 1, 2/10 इसकी पावर 1। क्या अलग है दोनों? नहीं है। तो पहले पार्ट में ये पूछा है, दूसरे पार्ट में वो पूछा है, बात है बराबर ही, लेकिन इन दोनों का नोटेशन अलग अलग हो गया। बता, दो तरह के लिखते हैं बुक, तो कुछ बुक में वैसे लिखता हूँ, कुछ बुक में ऐसा लिखता है सेम ही चीज। तो मैं अगर इस मेथड सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये पहला पार्ट दूसरा क्वेश्चन पहला यही पूछ यही रहा है, कुछ अलग है नहीं। अब इसको तुम सॉल्व इजीली कर लो, जैसे लोग बता रहे हैं 0.18 है तो वही आएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ नोट नहीं बताया नहीं आप लोगों को कि ये जो बॉल ड्रॉ की है वो कैसे ड्रॉ की है, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? अच्छा ये बताओ, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया तो क्या बनेगा? क्या ये मल्टीनोमियल होगा? फिर वो हाइपर ज्योमेट्रिक आ जाएगा, मल्टीवेरिएट हाइपर ज्योमेट्रिक हो जाएगा, या जस्ट हाइपर ज्योमेट्रिक बोल दो, मल्टीवेरिएट बोलने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट हाइपर ज्योमेट्रिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो ये एक्चुअली जो मैं केस लिख रहा हूँ, ईच ट्रायल शुड बी अ बर्नौली ट्रायल, तो मैं सक्सेसिबिलिटी हर बार सेम होगी। तो यहाँ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कहीं भी विथ रिप्लेसमेंट मान के कर रहा हूँ, तभी वो बर्नौली ट्रायल रहेगी, वरना सक्सेसिबिलिटी कम होती चली जाएगी, मतलब वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया 4 बॉल्स के विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो ये यहाँ जो मेरा लिखने का मतलब विथ रिप्लेसमेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ ये विथ रिप्लेसमेंट है। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जितने भी, ये सब विथ रिप्लेसमेंट होगा, अदरवाइज ये मल्टीनोमियल बनेगा ही नहीं, ये हाइपर ज्योमेट्री में चला जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ये सब विथ रिप्लेसमेंट है, यहाँ भी जो है विथ रिप्लेसमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब विथ रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या आंसर हो जाएगा फिर? तो उसमें आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं लिखूं इसी क्वेश्चन को विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फिर आंसर आएगा देखो यहाँ पे, अगर यही विदाउट रिप्लेसमेंट होता ना तो यहाँ आता कितने है रेड 5, कितना चाहिए तुम्हें? 2 चाहिए, 5c2 इंटू 3c1 इंटू 2c1 होल अपॉन 10c4। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो आंसर इसका आता, मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में है क्वेश्चन होता ये, तो उस केस में जो हमने लिखा हुआ x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 1, तो ये होता 5 ब्लू है 2 ब्लू चाहिए, तुम्हारे पास 5 रेड है 2 रेड चाहिए, ऐसा ना, 2 ब्लू है 1 ब्लू चाहिए, तुम्हें चाहिए टोटल 4 बॉल, तो जो एक बचा रेड 2 रेड उसमें 1 रेड चाहिए तुम्हें, सॉरी क्या था, रेड
ब्लू व्हाइट, ठीक। तो 5 रेड में आपको 2 रेड चाहिए, 3 ब्लू में 1 ब्लू चाहिए, 2 व्हाइट में 1 व्हाइट चाहिए। टोटल 10 में से 4 बॉल चाहिए था आपको। तो ये जो पीएम है हाइपरजोमेट्रिक में चला जाएगा ये। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता है, ऐसे ही बाकी 3 का भी। तो उस केस में ये होता है। आपको भी ध्यान रखना एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं उसमें वही बहुत बारीकी से देखना होता है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो ध्यान से देखना होता है। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो ये आंसर होगा उसी क्वेश्चन में, आप चेक करो अलग आंसर आएगा। और विथ रिप्लेसमेंट है तो ये आंसर बना है। देखो भाई बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। तो 1 का आंसर 2 का आंसर सेम ही हो गया। थर्ड में क्या होगा? थर्ड तो यही पे भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लो। थर्ड जस्ट रेट की बात की है मैंने, है ना। तो अगर मैं x1 ले लेता हूं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जी? सिर्फ x1 लिख रहा हूं मैं। बाइनोमियल 4, 1/2। यस, तो बाइनोमियल 4, क्योंकि है ना n, आपका n यहाँ पे तो 4 ही है, और नहीं रेड कितने हैं टोटल? हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो, 5/10 जो कि 1/2 हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहां से पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है x1 इज इक्वल टू 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4c3 5/10 की पावर 3 और 5 मतलब 1 माइनस p, p 1 माइनस p हो जाएगा, इसकी पावर 1, यही आ जाएगा, देख लीजिए। तो ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। हाँ इसको भी डाउट हो तो पूछो। सर जैसे जनरली हम एन के वैल्यू हम लोग यहाँ पे दी गई जैसे 10 लेते हैं, जैसे बाइनोमियल वगैरह हो, जिसमें 4 कैसे लिए? नहीं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, पढ़ रंग से, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। तो जो ट्रायल है वो कितनी बार एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया है? यहाँ कहाँ बोला है कि 10 बार एक्सपेरिमेंट किया? एक बॉक्स में 10 बॉल है, तो नंबर ऑफ ट्रायल कैसे हो गया? अगर एक कहीं बॉक्स में 10 बॉल, अगर 100 बॉल होता तो क्या 100 ट्रायल होते? नहीं, आप क्या होता है, यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ट्रायल, उसमें से कितनी बार सक्सेस आएगी? तो हमने कहा कि 4 बॉल ड्रॉ किया, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 रेड और 1 ब्लू आएगा? चलो अपने हिसाब से मान लेते हैं n10 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें 2 रेड 1 ब्लू चाहिए, तो मतलब बाकी जो 7 आए होंगे वो व्हाइट आए होंगे। लेकिन 7 व्हाइट कहाँ से आएगा? उसमें 2 ही व्हाइट है, 7 कहाँ से आएगा? जब आपने ड्रॉ 4 ही किए और आप सोच रहे हो कि n10 है तो 7 व्हाइट आएंगे, तो उसमें 2 ही व्हाइट बॉल है, 4 हमने ड्रॉ किए हैं, तो 7 व्हाइट कहाँ से आ जाएगा? रिप्लेसमेंट था ना सर, तो हो सकता है सर। अरे अच्छा ठीक है, चलो विथ रिप्लेसमेंट है, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसका हमने ड्रॉ तो 4 ही किए ना, तो 4 ड्रॉ किए तो 7 बार कैसे व्हाइट आ जाएगा? ठीक है 4 बार आ सकता है, क्योंकि हमने तो 4 बॉल ड्रॉ किया ना, बॉक्स में से 10 है उसमें, ड्रॉ तो 4 ही कर रहे हैं, ऐसे 5वां ड्रॉ तो कर ही नहीं रहे हम। तो उस केस में तो जब 2 रेड 1 ब्लू है तो 7 व्हाइट होंगे, तभी तो 10 पहुंचेगा टोटल, तो वैसा तो हो नहीं रहा। तो आपको बस यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वीक है, वही क्लियर करने की जरूरत है कि ये नहीं कहीं पे 100 बॉल्स है तो हो जाएगा, नहीं, आपको देखना है x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। तो ट्रायल्स के पास पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सक्सेस आएगी या फेलियर आएगी। यहाँ पे जैसे है 4 बॉल ड्रॉ किया, अब वो 4 बॉल में पॉसिबिलिटीज है, दैट मे बी ब्लू, मे बी रेड, मे बी व्हाइट, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, 2 आर सक्सेस, 1 इज फेलियर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये समझना आपको। मैं कुछ और दूसरे क्वेश्चन लिख देता हूं इस तरह के केस, देखो जरा कि, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिनको अभी भी डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स। मतलब थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है, ड्रॉ करना एक्सपेरिमेंट है, टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, दैट इज ओके, यहाँ n10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी of
getting थ्री टाइम्स 1, 2 times 2, 4 times 3, ये समझ आ ना, ये एक तो कंफ्यूजन है ना टाइम्स में और उसमें। चलो बताओ इसका आंसर मुझे। तो होगा क्या? क्विकली आंसर बताइए इन दोनों क्वेश्चन का। देखो टाइम तो खत्म हो रहा है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, तो इस भी मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे आसान है, आप लोग कर लोगे। देखो तो पहला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 7th क्वेश्चन, हाँ बोलो। नंबर 1 जी सर, ये बोला गया है कि हमको 2 रेड चाहिए और एक ब्लू चाहिए। यस हाँ सर, हाँ। तो फिर वो जो तीसरा बॉल रहा वो तो कुछ भी हो सकता है सर, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। नहीं, फिर तो 3 रेड आ जाएगा उस केस में, अगर रेड हुआ तो 3 रेड आ जाएगा। तो यहाँ एग्जैक्टली के सेंस में मुझे क्लियर लिखना चाहिए, गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड एंड एग्जैक्टली 1 ब्लू। यस, तो वो थोड़े इंग्लिश का है ना। हाँ 3 केसेस फिर बन सकता है सर इसमें जो अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में 6 बार हेड आया, तो बाकी 4 बार हेड भी आ सकता है। फर्स्ट 7th को 6 को, तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ 6 बार हेड पूछने का? तो आपने अभी 4 बार में हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, 2 बार मतलब, तो फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं, पूछ रहा है कि 6 हेड हो या 7 हेड हो या 8 हेड हो या 9 हेड हो या 10 के 10 हेड आ जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? वैसा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे अभी एग्जैक्टली मतलब है इसका, मतलब कुछ क्वेश्चन में लिखा, मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है ना कोई इंग्लिश का दिक्कत हो मतलब मेरे साइड से, बट इट्स फाइन, मतलब मेरा जो मीनिंग है एग्जैक्टली से है। तो मैं जो लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 6 हेड ही आएगा 10 टाइम में। मैं इस क्वेश्चन का 4th आप देखो तो एग्जैक्टली 6 हेड ही आएगा। तो ऑब्वियस है कि दूसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, मतलब हेड के बाद टेल ही है, टेल के बाद कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ईच आउटकम विल हैव आइदर हेड और टेल। तो मैं बोल रहा हूँ 10 टाइम टॉस किया मैंने एंड 6 टाइम वी आर गेटिंग हेड, तो ऑब्वियसली द 6 मतलब एग्जैक्टली 6, मेरा मतलब ये है। तो एग्जैक्टली 6 का मतलब ऑब्वियसली रेस्ट 4 टाइम टेल ही आया होगा। सेम थिंग हम यहाँ वही चीज मैं यहाँ भी ले रहा हूँ कि 4 बॉल्स ड्रॉप किए, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 2 आर रेड, एग्जैक्टली 1 इज ब्लू, तो मेरा सेंस एग्जैक्टली से है। और तो जो रेस्ट बचेगा वो ब्लू और ये तो नहीं आएगा, तो व्हाइट ही आएगा एक्चुअली, क्योंकि एग्जैक्टली मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ एग्जैक्टली सेंस है, ठीक है ना, एग्जैक्टली है, तो मुझे या तो अलग से लिखना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा रहता है समटाइम्स, नहीं तो तब समझना पड़ेगा।
ओके यहाँ देख लो। सो a die is thrown 10 times. Find the probability of getting 3 times 1, 2 times 2, 4 times 3 on the upper face. तो यहाँ क्या मतलब है? Let's say x1 denote number of times getting 1, x2 number of times getting 2, x3 number of times getting 3. ओके तो मुझसे क्या पूछा है कि x1 इज इक्वल टू कितनी बार आपको 1 चाहिए? 3 टाइम। अच्छा n क्या है टोटल? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? हाउ मेनी ट्रायल्स आर देयर? 7 10। हाँ टोटल 10 टाइम टॉस किया। तो x1 इज 3, x2 इज 2, x3 इज 4, ये पूछा है मुझसे। तो टोटल 10 ट्रायल है, तो 3 बार चाहिए मुझे 1, 2 बार चाहिए 2, 4 बार चाहिए क्या? सर 1/6 का पावर 9 आ जाएगा, 5/6 का। हाँ एक मिनट, नहीं तो टोटल 10 टॉस किया ना, तो अगले एक में क्या आएगा? तुमने ये कितना हुआ? 3 + 2 + 4 कितना होता है? 9 आ जाएगा। तो 9 ही टॉस हुआ ना। 10th टॉस में क्या आया? सर 5/6 उसको ले लें। हाँ वही ना, फेलियर हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सक्सेस 1 इज गेटिंग 1, सक्सेस 2 इज गेटिंग 2, सक्सेस 3, तीसरा सक्सेस गेटिंग 3 एंड द अदर इज फेलियर। तो 4 5 6 आने को मैं फेलियर मान लेता हूँ, फेलियर ही होता है। जैसे बाइनोमियल में भी होता है सेम चीज। तो यहाँ पे इनटू में 1 फैक्टोरियल आएगा। आपको ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर है इस पूरे को ऐड करने पे न्यूमेरिकली लाइक 3 + 2 + 4 + 1 n आएगा। अब चेक करना पीछे भी, जब भी कोई भी पीएमएफ लिखा है इवन बाइनोमियल, एनसीआर को ओपन करते हो डिनोमिनेटर क्या है? r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो r और n - r ऐड होकर क्या होता है? n। तो कोई भी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स यूज हो रहे हैं, अब चेक करना सबका सम करने पे इंडिविजुअली n ही आ रहा होगा, क्योंकि टोटल n ट्रायल कंप्लीट करने हैं आपको। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? आपको 3 बार चाहिए 6, तो 6 आने के चांस, मतलब 1 आने के, सॉरी 3 टाइम्स 1 चाहिए तो 1 आने के ना। इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 4। अब आप समझो जरा, जो फेलियर यहाँ पे है दैट इज 1 - p1 - p2 - p3, जो मैं लिख रहा था वहां पे। तो जो बाकी एक बार आएगा वो क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है 4 5 6 में से। तो तुमने 5 क्यों बोले थे? यहाँ पे कितना है? 3 तो हो गया ना। तो अदर कौन सा है? फेलियर में तो 4 5 6 है ना। फेलियर में क्या है यहाँ पे? 5/6 क्यों होगा? 3/2 होगा सर, 1/2 to the power 1। हाँ 3/6 ना की पावर 1। फिर समझो फेलियर में चला गया ना। जैसे सक्सेस 1 इज गेटिंग 1, सक्सेस 2 इज गेटिंग 2, सक्सेस 3 इज गेटिंग 3 एंड जो अदर केसेस हैं दैट इज फेलियर। तो गेटिंग 4 इज आल्सो इन फेलियर, गेटिंग 5 इज फेलियर, गेटिंग 6 इज फेलियर। तो वो सब मिल जाएगा। तो उस एक बार में या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यहाँ भी मेरा सेंस एग्जैक्टली सही है। मैं कहीं भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो एग्जैक्टली एक्चुअली एग्जैक्टली 3 टाइम 1, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 2, एग्जैक्टली 4 टाइम्स 3। और क्योंकि 10 टाइम टॉस किया है तो बाकी एक बार भी तो कुछ आया होगा। सो दैट इज एक्चुअली मे बी दिस इज आंसर। इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये देखो, यस तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसे ले लिया गया? जैसे कि यहाँ लिखा गया, बताया गया 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स मतलब 1 1 1, और उसके बाद 3 प्लेसेस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सर 3/6 होना चाहिए जैसे। नहीं देखिए, एक तो कुछ चीजें ना हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम अगर कुछ नहीं दिया गया तो डाइस को कितने फेस होते हैं? डाइस पे 6, और हम ये मान के चल रहे हैं ईच फेस इज इक्वली लाइकली। तो एक फेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। वही 1/6 यहाँ यूज किया है। सर ये 3/6 एक बार बता दीजिए। हाँ कैसे हो गया 3? सर 3/6 फेलियर है ना? हाँ ये 3/6 फेलियर है। अगर मैं 4th रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूं तो नंबर ऑफ टाइम गेटिंग 4 और 5 और 6,
ये डाइस का केस है ना, डाइस में 6 फेस होते हैं ना, तो उस तरह का केस है कि मान लो 1 2 3 4 5 उधर तो लिखना पड़ेगा कहाँ सर कहाँ। यहाँ पे 5/6 नहीं होगा? क्यों 5/6 होगा? 1 माइनस हाँ 1 माइनस करो, सिस्टर हाँ 1 माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3, तुम करो ना 1 माइनस, तुम लोग कर नहीं रहे हो, बस लिख रहे हो। देखो अगर तुम करोगे 1 माइनस क्यों नहीं करके देखते हो? x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, n माइनस x1 माइनस, तुम पीएमएफ याद है, पीएमएफ को फिट करो ना जस्ट, p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, p3 की पावर x3, और जो अगला है वो क्या है, p4 है, या p4 नहीं लिखना तो 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस p3 लिखो। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरत है आप लोगों को। तो अभी क्या करोगे, जैसे क्लास तो लिमिटेड टाइम का होता है ना, ये इसलिए कहते हैं खुद से थोड़ा घर पे, अभी मैंने समझा दिया आपको। कोई भी बुक उठाओ जहां मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो, वहां पे जाओ, सीधा एक एक लाइन पर ढंग से पढ़ो, देखो पीएमएफ क्या है, एक दो एग्जांपल कर रखेंगे, उसको ट्राई करो, नहीं समझ आ रहा मुझे पूछो। कल तो मैथ पोर्शन की क्लास है, परसों आप इससे पूछो, फिर मैं अभी है ना, आज मल्टीनोमियल बहुत सी बाकी अभी कराया नहीं मैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये मल्टीनोमियल का वो और बाकी बाइवेरिएट नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। तो सर इस में ये मल्टीनोमियल नहीं है? होगा, क्यों नहीं होगा? सर सिर्फ उसका एमजीएफ देना है मल्टीनोमियल। नहीं पीएमएफ भी होगा, देखो ध्यान से, ऐसे कैसे सिर्फ एमजीएफ देगा, सब कुछ होगा, ढंग से समझने की कोशिश करना है, और नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन यहाँ पूछो मुझसे, यही तो है। देख लो P1 P2 P3 1/6 1/6 1/6 है, इनको दिक्कत हो रहा है, देख करो 1 माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3, तो देखो 3/6 ही तो बचेगा, और टोटल x1 x2 x3, ये पीएमएफ लिख दिया मैंने इसका, x1 x2 x3, और ये x4 है, x4 1 है, वो बचेगा तो इस तरीके से। एनीवे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अब ये जो 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाई थ्रो 7 टाइम्स, क्या प्रोबेबिलिटी गेटिंग ईच फेस एटलीस्ट वंस। देखो यहाँ लिखा मैंने एटलीस्ट वंस, अलग से लिखा कि हर फेस कम से कम एक बार तो आना चाहिए, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। अगर xi ले रहा हूं मैं, अपर फेस इज i, है ना, जहां i हो सकता है, वेयर i की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6, ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया। x1 मतलब नंबर ऑफ फेसेस गेटिंग 1, x2 मतलब नंबर ऑफ फेसेस गेटिंग 2, है ना, इस तरीके से। सो नंबर ऑफ टाइम्स अपर फेसेस i, तो यहां मुझसे क्या पूछा है, सी कह रहा है कि हर फेस एटलीस्ट वंस आना चाहिए, और टोटल आपने 7 बार टॉस किया है इसको, एक कॉइन डाइस को, ठीक। तो बोलो भाई क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। Sir, all should occur once and any one can occur two. यस, सो है ना, तो यहाँ पे 6 केस बन जाएंगे, लाइक x1 is 2 others are 1, और x2 is 2 others are 1, और x3 is 2 others are 1, x4 is 2 और others are 1, x5 is 2 and others are 1, और x6 is 2 and others are 1। तो 6 केसेस हैं, और अलाउ एक्चुअली ईच xi और iid, यहाँ पे है ना, एटलीस्ट iid मत बोलो, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, क्योंकि ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 7, 1/6, क्योंकि अब एक फेस इक्वल टू 1/6 ही है। सो ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन तो इंडिविजुअली बाइनोमियल से 7, 1/6 ही है। बाइनोमियल np, n नंबर ऑफ ट्रायल, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, सो npi ऐसा बोल दो। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, x1 is 2, x2 is 1, x3 is 1, x4 is 1, x5 is 1 and x6 is 1। ये एक केस हुआ। ऐसे ही अगला केस में क्या होगा, यहाँ 2 रहेगा, बाकी सब 1 रहेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा केसेस। तो इससे बेटर है मैं इंटू 6 कर देता हूँ, ठीक है ना, समझ आता तुम लोग 6 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको मैं अगर ओपन करूं, सो दिस विल गिव यू व्हाट,
How many trials are there? So the trials are total 7 trials are there. तो ये 2 factorial 1 factorial 1 factorial 1 factorial 1 factorial सम देख लो 7 हुआ कि नहीं, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ फेलियर कुछ है भी नहीं, मैं जो लिख दिया ना, मतलब मैं खुद ही 6 रैंडम वेरिएबल बना दिया हूँ अपनी मर्जी से। तो वो n माइनस कब लिखना पड़ता है, वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ लिख के देख लो तुम, तो भी x1 2 3 4 5 यहाँ 1 फैक्टोरियल ये हो गया। फिर 1/6 ये किसके लिए, 1 आने के लिए, पावर 2 1/6 की पावर 1 1/6 की पावर 1, कितना हो गया। अब अदर वाला आएगा ही नहीं, ये आगे तुम लिखते तो 0 फैक्टोरियल आता, और यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे 1 माइनस वो सब करोगे तो अगला केस तो आएगा ही नहीं, यही टोटल 1 हो गया मिलके, तो अगला केस आएगा ही नहीं, यही सब मिलके 1 हो गया। देख लो ये आंसर है। इनटू में 6 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज हैं, सबका आंसर सेम आएगा, तो मैं 6 टाइम्स लिखने के बजाय ऐड करो 6 इंटू कर दिया मैंने। जो डाउट है इसमें? चलो तो मैं कुछ थ्योरम्स दिखा देता हूँ, इसे तुम लोग ढंग से एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट टाइम आना, जो डाउट रह जाएगा बताना। तो मैं सीधा एक बार यहाँ पे मैं थ्योरम्स कुछ दिखा देता हूँ जिसकी जरूरत है, हालांकि रिजल्ट तो मैं बता दिए इस तरह के। देखो तो मैं कुछ थ्योरम्स दिखा देता हूँ। थ्योरम्स ये है कि जैसे बताया मैंने कि लेट x1, x2 up to xn minus 1, this is multinomial distribution with parameter n, p1 p2 pn minus 1, ठीक है, स्मॉल p है सब। तो आपने अभी देखा था, देन पहला पॉइंट में देखा था each xi is बाइनोमियल n, pi, ठीक है। each xi का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है i फ्रॉम 1 to n minus 1, मैं n minus 1 तक ही लिख रहा हूँ, तो ये है। दूसरा हमने देखा था कि xi प्लस xj क्या होगा भाई बताओ, xi प्लस xj, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल। सो ये आएगा बाइनोमियल n, pi प्लस pj, है ना, जहाँ पे ij कुछ भी हो सकता है बट i डिफरेंट फ्रॉम j होगा, i डिफरेंट फ्रॉम j, और ij की वैल्यू 1 से n माइनस 1 तक कुछ भी हो सकती है। तीसरा मैं प्रूफ तो नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला लिखा देता हूँ, कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, ऐसे प्रूफ भी आसान है, कैसे करेंगे, mgf के हेल्प से। कोवेरिएंस क्या लिख सकता हूँ इसको ओपन करके, कि e ऑफ xi xj माइनस e ऑफ xi इंटू e ऑफ xj, और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा mgf के हेल्प से, तो इसका आंसर जो आएगी वो आपके पास होगा माइनस n टाइम स्मॉल pi स्मॉल pj फॉर ऑल i डिफरेंट फ्रॉम j, क्योंकि ij अगर इक्वल हो गया तो वेरिएंस ही बन जाएगा, है ना। तो वैसे जो पूछ रहा था कोई मीन वेरिएंस क्या होगा, वैसे xi का मीन वेरिएंस तो इजी है ना। यहां से तुम अगर देखो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच xi एक का, तो आपको पता है बाइनोमियल एनपी में क्या होता है, सो n इंटू पी आई, वेरिएंस ऑफ xi n pi 1 माइनस पी आई, जिसको qi बोल सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा, ये मीन वेरिएंस है एक का। कोवेरिएंस ये हो गया, ij अगर इक्वल होगा तो वेरिएंस का इक्वल आ जाता है, आप फॉर्मूला जानते हो कोवेरिएंस का, कोवेरिएंस ऑफ x, x इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x एक्चुअली। सर यहाँ पे n-1 टाइम्स होगा ना pi n-1 हाँ i एंड j की वैल्यू 1 से n-1 तक, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन में सेम ही लेके चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, n टाइम्स ही आएगा, यहाँ n ही रहेगा एक्चुअली। आपको पता है यहाँ पे ये x1 मेरा क्या है, सक्सेस 1, x2 क्या है, सक्सेस 2, एंड सो ऑन, xn-1 क्या है, सक्सेस n-1, और nth रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स, जो लिखते नहीं हम एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे जो मेरा सपोर्ट होता है ना, जो अभी हमने बताया था, जो मैंने नोटेशन फॉलो किया है, तो यहाँ जो सपोर्ट आता है इस वाले में x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस 1 लेस देन इक्वल टू n है,
मोर देन ये सपोर्ट है। आप जो कह रहे हैं अगर मैं इक्वल टू n ले लूं तो उस केस में वो होगा जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं आप लेता हूं x1 से लेके xn माइनस 1 इक्वल टू तुम्हारा इक्वल टू आ जाए n के, नंबर ऑफ ट्रायल तो n है ना, ये n एक्चुअली नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ये n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इस तरीके से। ओके, तो n pi p से होगा। ऐसे ही कोरिलेशन क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन xi xj। तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस xi, वेरिएंस xj का रूट, वेरिएंस वहां लिखा हुआ है, सिंपलीफाई करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। क्या आएगा जरा सिंपलीफाई करके बताओ आप लोग। कोवेरिएंस क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, वेरिएंस कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस। तो कोवेरिएंस तो ये आया लिखा हुआ है, वेरिएंस ये i के लिए है, xj के लिए इसका j करके होगा। सिंपलीफाई करके बताओ मुझे क्या आएगा। और पांचवा ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ x1 x2 xn माइनस 1 इज, तो मैं m लिख देता हूं t1 t2 अप टू tn माइनस 1। देखो आप ये सोच के याद रखना, देखो ये n नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, n माइनस 1 रैंडम वेरिएबल ही है। जैसे बाइनोमियल बताओ मुझे, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखते हो तो आप एक रैंडम वेरिएबल लेते हो या 2 रैंडम वेरिएबल लेते हो बाइनोमियल में, ये बताओ। हाँ, तो उसी तरीके से ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है लेकिन रैंडम वेरिएबल तो एक ही है ना। ट्राइनोमियल में रैंडम वेरिएबल 2 है, क्योंकि फेलियर को हम लिखते नहीं है। बाइनोमियल में क्या है, एक सक्सेस एक फेलियर है। तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल x जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np होता है वो सक्सेस को डिनोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे फेलियर है, मतलब जो अलावा बचे उसके अलावा। तो वही चीज यहाँ भी है, n माइनस 1 रैंडम वेरिएबल है, इनकी कुछ ऑब्जर्व वैल्यू आएंगी, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचेगा n में वो फेलियर है, तो इसलिए एक कम लिख रहा हूँ। ये n नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे पास रैंडम वेरिएबल n माइनस 1 ही है। सिमिलर टू द बाइनोमियल में एक ही रैंडम वेरिएबल है, ट्राइनोमियल में 2 रैंडम वेरिएबल है। ओके, तो बाइनोमियल का एमजीएफ आप क्या लिखते हैं एनपी का, ये जैसे ये इसका एमजीएफ क्या होगा एक्सआई का, क्या होता है ई की, हाँ क्यूब, हाँ सो क्यूब प्लस पी ई की पावर टी है ना। तो यहां से आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर बताया किसने, माइनस, ये ऐसा आ रहा होगा रूट में कितना आ रहा है, PI PJ अपॉन 1 माइनस PI पीआई पी से 1 माइनस पीआई जो कि क्यू आई है, 1 माइनस पी जे जो कि क्यू जे है। ठीक है जी, देख लो। तो यहां भी आई डिफरेंट फ्रॉम जे है। अब इसका ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा, n माइनस 1 रैंडम वेरिएबल का। तो एक में होता है q प्लस पी की पावर टी, q क्या होता है 1 माइनस पी, तो यहाँ पे q क्या आपको मैं बता ही रखा हूं कि 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस pn माइनस 1। ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने q लिखा है एक्चुअली, ज्वाइंट वाले मल्टीनोमियल वाले केस में q यही है, q प्लस p की पावर टी। देखिए p तो अलग अलग हर सक्सेस के लिए है, तो कोई बात नहीं, p1 e की पावर t1, p2 e की पावर t2, ये था ना q प्लस p की पावर t। तो चूंकि n है तो ऐसे चलता रहेगा, pn माइनस 1 e की पावर tn माइनस 1। इस पूरे की पावर क्या होती थी वहां पे n, आप चाहो तो n को है ना, देख लो एक बारी, सर यहाँ पे n-1 लिखेंगे कि n रहेगा वो पावर n ही रहेगा, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो। अरे वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जैसे बाइनोमियल में पावर क्या होता है, बाइनोमियल एनपी में पावर क्या होता है, बाइनोमियल एनपी के एमजीएफ में पावर क्या होता है, n होता है सर। वही n यहाँ भी है, सेम n है। ओके सर। दिस n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स।
n तो नंबर ऑफ ट्रायल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। बुक में तो इसका ये T1 की पावर T1 से लेकर के इधर तक का दिया हुआ है। लास्ट टर्म देखिए क्या है, लास्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द ब्रैकेट? है कुछ अकेला, अकेला कोई टर्म है बिना ई के? कौन सा टर्म है? सर मैंने देखा था अभी एग्जैक्ट याद नहीं देखो फिर वो एग्जैक्ट याद है, एग्जैक्ट याद करो, वरना क्या होता है कई बार बच्चा गलत बता देता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, बाकी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप अभी देख के बताओ, ढंग से देखो, कोई भी बुक फॉलो करो, चेक करो, हर बुक में सेम चीज लिखी होगी। तो कुछ बुक क्या करते हैं, इसके जगह एक पी के लिख देता है या क्यू लिख देता है, इस तरीके से। अब चेक करो ध्यान से, तो सही है, ऐसा ही लिखा है। ठीक है ना? हाँ, आपको कहते हो, मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अच्छा ये बताओ, हमने आप ज्वाइंट पढ़ाया आपको, तो T1 बाकी सब को 0 रख दो, तो आप बताओ जब ज्वाइंट में हमने बाकी T को 0 रख दिया, सिर्फ एक T रखा है, तो ये किसके इक्वल आता है? किसके इक्वल आएगा ये? मार्जिन ऑफ T1 हाँ ठीक है, मार्जिन ऑफ x1 एट T1। आप इसमें एक काम करो, हर T को 0 पुट कर दो, तो क्या बनेगा? 1 minus T1 plus P1 e power T1 whole power n। ठीक है ना? अब ध्यान, सबको 0 पुट कर दो, T1 को छोड़ के हर Ti को 0 पुट कर दो, तो T2 को 0 पुट करोगे, प्लस P2 है, ये माइनस P2 को खा जाएगा। फिर ऐसे ही T3 को आप 0 पुट करोगे तो उसके आगे P3 रहा होगा, वो इसको खा जाएगा P3 को, वैसे ही चलता रहेगा। ये माइनस में Pn -1 है, यहाँ इसको 0 पुट करोगे, ये इसको खा जाएगा, तो बचेगा क्या? जस्ट आपके पास बचेगा 1 माइनस P1 प्लस e की P1 e की पावर T1 इसकी पावर n, ठीक है? और ये वही है, आप चाहो तो ऐसा लिख लो, Q1 प्लस P1 e की पावर T1 इस पूरे की पावर n। n तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है टोटल। तो ये हो गई स्टोरी बाईवेरिएट नॉर्मल की, सॉरी बाईवेरिएट नॉर्मल कह रहा हूं, बाईवेरिएट बाइनोमियल या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। कंडीशनल आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, आप लिख सकते हो, कंडीशनल सिलेबस में लिखा नहीं है इसने। देखिए मतलब इसने जो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि आपको मल्टीनोमियल पढ़ना है एज ए जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल, तो मैं आपको दिखाया जनरलाइज करके कैसे बना है। फिर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में जानना है मोमेंट्स क्या है, मतलब मोमेंट्स मतलब मीन है ना, तो वो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से आ जाएगा। तो मोमेंट्स मतलब मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, कोरिलेशन दिखा दिया फॉर्मूला, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन खुद बाइनोमियल रहेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी बताइए आपको कि x1 प्लस x2 क्या होगा, n P1 प्लस P2 में बाइनोमियल होगा, क्योंकि ये बाईवेरिएट है। वो इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला अलग था, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट होगा, तो इसलिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉन जीरो आ रहा है, कोवेरिएंस नॉन जीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? हो गया। कंडीशनल लिखा नहीं है, जैसा मान लो देखो यहाँ कंडीशनल लिखा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिखा नहीं है, फिर मैं लिखा देता हूँ ऐसे है ना, कंडीशनल बाईवेरिएट मतलब मल्टीनोमियल में कंडीशनल लिखा नहीं है उसने, जैसे बाईवेरिएट नॉर्मल में अलग से लिखा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, मैं फिर भी बाइनोमियल में भी लिखा देता हूँ। तो कंडीशनल का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो ये तो हो गया आपका किसका, तो यहाँ से एक और दिखाई देता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बचता है 6th पॉइंट कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा इसका। सो व्हाट इज द कंडीशनल? तो 2 के लिए बात कर लो, इसको मैं अलग से लिखा देता हूँ, है ना, कंडीशन लिखाया नहीं लेकिन मैं 2 के लिए बात कर लेता हूँ, तो इसको अभी कम से कम खत्म हो जाएगा। तो थ्योरम ये है कि मान लो x1, x2 दिस इज ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल n P1, P2। तुम ध्यान से देखो, जो मैं n-1 तक लिख रहा था वो इसलिए लिख रहा था क्योंकि n नोमियल लिख रहा था, मैं ट्राइनोमियल लिख रहा हूँ, तो 2 रैंडम वेरिएबल मेरे पास होंगे जस्ट, ठीक। तो इस केस में देन हम ऑलरेडी मैं लिख ही चुका हूं कि ईच x1 इज बाइनोमियल n P1, x2 इज बाइनोमियल n P2, फिर दूसरा कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 अभी आपने देखा था माइनस n P1 P2, तीसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2 अभी आपने देखा था माइनस P1 P2 1 माइनस P1 1 माइनस P2, जो n के लिख रहा था मैं उसके लिख रहा हूं। चौथा MGF
1 माइनस P1 माइनस P2, P1 e की पावर T1, P2 e की पावर T2, इसकी पावर n। जो मैं अभी लिखना चाह रहा था मेरा ये था कि x1 गिवन x2 इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल x2। क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई बताओ। बोलो कोई। तो ये बनाएगा बाइनोमियल, प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ बुक में मिल जाएगा, रोहतगी वाले बुक या प्रसन्ना साहू वाले बुक देखना, प्रूफ मिल जाएगा। तो ये बनेगा n माइनस x2 कॉमा P1 अपॉन 1 माइनस P2। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, x1 गिवन x2 का। ऐसे ही x2 गिवन x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, दिस विल बी बाइनोमियल n माइनस x1। आप नोट कर सकते हो पैटर्न, x1 गिवन इसलिए n माइनस x1, और यहाँ x2 का है तो P2 अपॉन 1 माइनस P1। ठीक, देख लो। तो ये हो गया कंडीशनल। तो यहाँ पे ये थ्योरी खत्म होती है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम। आज मैंने थ्योरी एटलीस्ट करा दिया पूरा। तो जी वहाँ पर प्लस रहेगा ना, कहाँ पे ये 5 नंबर 5 सर। n प्लस x2, ये कहना चाह रहे हो आप। नहीं सर, P1 अपन में 1 प्लस P2। 1 प्लस P2, आर यू श्योर। सर हमको तो वही लगता है। नहीं नहीं, 1 प्लस P2 करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। 1 प्लस P2 ये Q2 है, Q1 Q2 है एक्चुअली। तो P1 अपॉन Q2, ये P2 अपॉन Q1 है। अब प्रूफ ट्राई करना, अगर इसको प्रूफ देखना हो मैं बोल देता हूँ, वीके रोहतगी में एक बार पढ़ लेना तुम लोग चाहो तो। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये पूरी जो स्टोरी आपको मल्टीनोमियल वीके रोहतगी से पढ़नी हो, जो मैं उसी से बताया हूँ एक्चुअली, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो रेफरेंस है इसका, तो जो मैंने ये वीके रोहतगी वाली जो बुक है एंड सलाह वाली, दो ऑथर है ना, वीके रोहतगी एंड सलाह जो है, उसकी बुक जो है, तो उसमें पेज नंबर आपको 189 पे इसने एक्सप्लेन किया। एक बार आप रीड कर लो चाहो तो, पेज नंबर 189 पे है। इस बुक में जाके एक एक लाइन पढ़ो, समझने की कोशिश करो। उसमें क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, तो क्वेश्चन के लिए प्रसन्ना साहू वाली बुक देख लो, उसमें जाओ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसके एग्जाम्पल्स करो, है ना, प्रसन्ना साहू वाली बुक के, एंड देन आपका वो हो जाएगा। तो ट्राई करके देखो। सर उन लोग ने भेजा है फोटो, गुप्ता एंड कपूर में दिया है ऐसा। अच्छा भेजिए, दिखाइए। तो अगले बैच का भी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया नहीं। चलो तो एक मिनट, ग्रुप में आपने भेजा है, हाँ क्या दिया है, मोमेंट्स ऑफ द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस e की पावर t t t दिस। ओके ठीक है, ti xi तो फॉर्मूला है, एक्सप्लेन कहाँ किया है एंड में। इसका आंसर क्या है, p1 e की पावर t1 p2 t2 दिस। ओके ठीक है, p1 e की पावर t1 p2 t k क्या है। तो यहाँ पे एक्चुअली हाँ, तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं शुरू में कह रहा था। देखो इस केस में ये जो लोग लिख रहे हैं, ये क्या मान के चल रहे हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा टाइप वाला जो मैं शुरू में कह रहा था, कि एक केस में कुछ लोग ऐसा मानते, मैं जो केस लेके चल रहा हूँ P1 से लेके Pk कितना है मेरा, Pn-1 ना, कहाँ गया वो, एक मिनट पहले तो मैं वहाँ, हाँ रुको, जो मेरा है, जो मैं नोटेशन लेके चल रहा हूँ, तो जो ये गुप्ता कपूर नोटेशन लेके चल रहा है वो ये लेके चल रहा है, P1 से Pk तक का 1 होगा और उसका x1 से लेके xk तक का वैल्यू n होगा, वो ये लेके चल रहा है। ठीक है, और हमने जो ये कुछ बुक का है, जैसे आपने बताया गुप्ता कपूर में ये है, या जो शुरू में एक बुक का नाम बोला था मैंने, कौन सा बोला था जो लास्ट टाइम किसी बच्चे ने बताए थे, छोड़ो, बंसीलाल वाली बुक में। तो बंसीलाल वाले को यही काम कर रखा उसने भी, बोलो कि ये मान के चलते ईच पी आई इज दिस, तो उनका वो 1 माइनस वाला केस नहीं आता उधर, और डिनोमिनेटर में n माइनस वाला केस नहीं आता उनका। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से दो, तो आप खुद ही सोचो ना,
ये जो पी के है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने mgf क्या लिखा है आप देखो जरा, मैंने जो mgf लिखा है t1 t2, चलो मैं ठीक है सर, समझ गया। समझ गया ना आप, बाकी लोग भी समझ जाएंगे। देखो तो एक्चुअली जो मैंने लिखे हैं वो 1 माइनस p1 मतलब माइनस p2 माइनस pn माइनस 1, वही आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ गलती, ताकि क्लियरेंस आएगी। एग्जाम में ऐसे ही मैंने वो पढ़ा है, दूसरा नोटेशन एग्जाम में आ गया, तो आपको दोनों नोटेशन क्लियर होने चाहिए। ये तो ये था, फिर p1 e की पावर t1 अप टू pn माइनस 1 e की पावर tn माइनस 1। तो ये लोग क्या कर रहे हैं जो बुक वाले हैं, इसी में जो गुप्ता कपूर का जो नोटेशन है वो ये मान के चल रहा है कि 1 है, ठीक, आप 1 रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको आप 1 रख दो, ये 1 1 कैंसिल, वो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं शुरू में बता रहा था दो तरह के नोटेशंस हैं, एक बार देख लो फिर से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं इसको मैं x3 लिख दूं, अगर x1 x2 x3 लिख दूं इसको मैं अगर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 n हो गया। इसको मैं p3 लिखा हूं तो यहाँ p1 p2 p3 1 है, और अगर मैं इसको p3 को लिखूं 1 माइनस p1 माइनस p2, तो मैं इसको है ना, तो जो मैं नोटेशन फॉलो किया हूं यहाँ p3 की जगह मैं लिखा हूं 1 माइनस p1 माइनस p2, जो मैंने अभी सॉल्व किया है। आप चाहो तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कोई बुक फॉलो करो, ओके। चलिए तो आप मतलब जो वो है ना, जो अभी फोटो जिन्होंने भेजा है, आप pk की जगह 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस p3 अप टू pk माइनस 1 कर दो, देखो वही बन जाएगा पहले जैसा, ठीक है, वो आ जाएगा। चलिए तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं, आज थोड़ा लंबा खिंच गया, कोई नहीं। तो हमने आज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट एक बार कंप्लीट करा दिया थ्योरेटिकली एटलीस्ट। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ, फिर हम बाईवेरिएट नॉर्मल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में परसों, ठीक है। कल मैथ्स पोर्शन है, तो अभी हमारा चल रहा है डबल इंटीग्रेशन, वो चलेगा, तो कल हो सकता है कि खत्म हो जाए इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। आप कुछ बुक से एक बार पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ आए, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी रहती हैं, फिर डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कीजिए, तो आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी 9 to 11 कंटिन्यू करेंगे, तो थैंक यू सर।